एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का एक्सप्लेनेशन या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। अब दो मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहली मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और जो सेकंड मेथड है वो कौन सी है? सेकंड मेथड इज यूजिंग थर्मोडायनामिक डिटर्मिनेशन। मतलब थर्मोडायनामिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमें देखना है यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक इक्वेशन। So transition state theory for determining reaction rate using statistical mechanic reaction method. It is necessary that reactant should possess sufficient energy to form activated complex. कोई रिएक्टेंट अगर हम ले रहे हैं तो इट शुड possess sufficient energy to form activated complex। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इस रिएक्टेंट के पास में सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए और उससे आगे प्रोडक्ट बना पाए। सो किसी भी रिएक्टेंट का जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अनस्टेबल। अब इस रिएक्टेंट को सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, तो ये एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ एक रिएक्शन में हमने ये एनर्जी प्रोवाइड की हीट से, ऐसे अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग मेथड से हम रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इस रिएक्टेंट के पास में सफिशिएंट एनर्जी है ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए। अब ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रिएक्टेंट बन सकता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल हैविंग 3 टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ये 3 टाइप ऑफ ऑसिलेशंस होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के ऑसिलेशंस बताएगा।
सबसे पहला ऑसिलेशन या डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जिसे बोलते हैं वो क्या है? रोटेशन। सेकंड इज वाइब्रेशन और थर्ड है ट्रांजिशन। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये 3 टाइप के ऑसिलेशंस या डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है: रोटेशन, वाइब्रेशन एंड ट्रांजिशन। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे जाके एक स्टेबल प्रोडक्ट हमें देगा, प्रोडक्ट विच इज़ स्टेबल हैविंग लो एनर्जी। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या लिख सकते हैं हम? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच इज़ अनस्टेबल, it will decomposed, activated complex decompose होगा into the stable product। इक्वेशन नंबर 2, hence transition state reaction और activated complex reaction occur at reactant complex and product। जो भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का मेन बेसिस क्या है, इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किस पर बेस्ड है? सबसे पहले रिएक्टेंट, इसके बाद में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और लास्टली हमें मिलता है प्रोडक्ट। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, रिएक्टेंट, activated complex which is unstable, it will decomposed into product which is stable। This is equation number 3। अब अगर हम डायग्राम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, उससे हम डिनोट करेंगे HR से। इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ तक आएगी। यहाँ पर बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसकी एनर्जी सबसे हाई होगी। इसके बाद में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे डिकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा। इसकी एनर्जी कितनी होगी? प्रोडक्ट की एनर्जी को हम लिखेंगे HP। HP माइनस HR मतलब ये जो डिफरेंस है ये होता है डेल H, और प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स की एनर्जी का डिफरेंस ये होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब यहाँ पर जब डेल H निगेटिव होता है, अगर डेल H निगेटिव होता है तो हम बोलते हैं कि एनर्जी इज़ एक्सोथर्मिक। अगर डेल H पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं दैट रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक। और डेल H कैसे निकालते हैं हम? डेल H इज़ इक्वल टू HP दैट इज़ प्रोडक्ट माइनस HR रिएक्टेंट।